जो लोग थिएटर और इस किस्म की एक्टिविटीज में थे उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हम निकले। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि एक चीज यहाँ जो मेरा ख्याल है कि बाद में रानी या जो भी उनकी पढ़ेंगी पॉइंट वो क्रिटिसिज्म में इसको करेंगी, मगर हमने कोशिश की कि जो हमारे बुनियादी असूल थे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के, हम उनको कायम रखें। ज़्यादातर बाकी फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस कम रही हैं लेकिन रही हैं साथ। माइनॉरिटीज़ खास तौर पे फ़िक़ा जाफ़रिया और ईसाई, इसके अलावा थिएटर ग्रुप्स, अदबी तंजीमें, वुकला, प्रोफेशनल तंजीमें, मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड यूनियंस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन ट्रेड यूनियंस के बारे में ये कहना पड़ेगा कि कुछ ट्रेड यूनियंस के मेंबरान फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टी से भी थे, तो हमें कुछ थोड़ी सी, पता नहीं कराची आधार पर ये डिस्कशन में बात में आ सकता है जब हम छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे, हमें कुछ थोड़ी सी तो इसलिए इनडायरेक्टली वैप का काफ़ी हाथ है इसमें। कराची में भी, लाहौर में भी पैरेलल थिएटर के बहुत से प्लेस जो हैं वो विमेंस इश्यूज के साथ करते हैं। कराची में एक ग्रुप था तहरीक जिस्मान, जिन्होंने शायद पहली दफ़ा औरतों पे ही प्ले किया और वो वैफ के लिए उन्होंने किया था 1 मार्च के लिए, और ये मेरे ख्याल में 82 की बात है। और उसके बाद हमने भी वो प्ले यहाँ किया, वैफ के लिए ही किया, और फिर काफ़ी ज़्यादा प्लेस किए हमारे जो यहाँ पे ग्रुप है। लाहौर में मैं ज़्यादा तरह बात लाहौर के बारे में कर सकती हूँ क्योंकि कराची ज़्यादा प्लेस हमने नहीं देखे, लेकिन बाहर सुनते रहते थे और इतना हमारा कॉन्सेप्ट रहता था। तो यहाँ पे जोका ने जो हमने प्लेस किए या दो जहस ने जो प्लेस किए, और एक था सांड, उन्होंने भी कुछ प्लेस किए, वो ज़्यादातर औरतों के इशू से डील करते थे। और मैं समझती हूँ कि ये एक, जैसे समीना ने कहा कि शायद एक ऐसा फोरम था जिसके थ्रू के ज़्यादा लोगों को इन मसलों की जगहों पे पंजाब के मुख्तलिफ देहातों में और छोटे शहरों में भी जाके हमने ये ड्रामे किए। और इनमें से मैं जोगा की बात करूँगी कि हमने कौन से इश्यूज़ उठाए, और मैं समझती हूँ कि कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो कि शायद अभी औरतों की तंजीमों ने भी नहीं ज़्यादा उन पर एम्फसाइज़ किया था। मसलन हमारा प्ले था चूल्हा, जो कि ये चूल्हे फटने से जो औरतें मतलब जल रही थी कि उसके पीछे क्या था। तो अभी ये बिल्कुल ये कोई 2-2.5 साल पहले की बात है, जबकि अभी इस पर बहुत ज़्यादा शोर नहीं उठा था या बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा था। और ये हमने किया, और यहाँ भी किया, लाहौर में भी किया, इस्लामाबाद में भी किया। इसी तरह हमारा एक प्ले था बरी, जो कि बहुत इफेक्टिव इस लिहाज से हुआ कि हालांकि हम उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सके, मतलब हमने जाके उससे कहीं बहुत ज़्यादा देहातों में इधर उधर नहीं किया, ज़्यादातर वो रिस्ट्रिक्टेड रहा। यहाँ मतलब लाहौर में हमने उसे परफॉर्म किया। लेकिन एक्सक्यूज मी मदिया, आपकी बात यही काटूंगी कि आपको नहीं इल्म कि आपका जो बरी है वो जगह जगह गांव-गांव दिखाया गया है और तंजीमों के जरिए, और उस पर बाकायदा औरतें रोई हैं और ज़बरदस्त डिस्कशंस हुए हैं। आप लोगों ने खुद उसे परफॉर्म नहीं किया होगा, आपका वीडियो दिखाया गया। वीडियो की थ्रू वही मैं कहना चाह रही थी कि थिएटर, क्योंकि सारा वक्त इतना आसान नहीं होता कि हम हर जगह ले जाएं, इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने कोई मीन्स नहीं है। तो कुछ यहीं पे ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने मतलब हमने खुद वैसे वीडियो बनाया हुआ था उसका, लेकिन वो वीडियो जो है वो इन NGOs ने, वुमेंस ग्रुप्स ने अपने वेब पे स्ट्रीट थिएटर के फॉर्म में किया है, प्रोग्रेस ने भी किया है, हमने वुमेंस लिटरेसी पे किया है प्ले। आप हमें कोई फीडबैक नहीं, हम तो एक थिएटर ग्रुप है, हम लोग जाके हमारा काम किया, ड्रामा जाके कर लें, और मतलब इतना ही हम लोग जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मीन्स हैं,
यही हम जो करते हैं बहुत मुश्किल से करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में से, वैक में से या और कोई जो इदारे हैं वो मिल के, मसलन जैसे आप अपनी टीम तैयार करें और वो हमारे साथ जाएं और उन औरतों के साथ मतलब कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल होता है कि बार बार वहाँ जाएं। और मैं समझती हूँ खास तौर से ये जो आपका ये पब्लिक के लिए किशोर, आप अगर चंद जुमले कहना चाहती हैं, 12 बजे तक हम इस सेशन को खत्म करके और नया शुरू करेंगे। अपनी ही तारीफ और अपनी ही कामयाबियाँ भूलते जा रही हैं और भूलने का सबब ये होता है कि हम बतौर निवासी कौम और बतौर अपनी नफसियात के हम डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा कमज़ोर रहेंगे। मुसलमानों की हिस्ट्री से लेकर औरतों की तारीफ तक इसीलिए सही तरीके पे मुरतब नहीं हो सकी कि उसकी लिखने वालों को भी हमें बाहर से बुलाना पड़ा और हमेशा उसकी तरफ हमने ज़्यादा तवज्जो दी। यानी आज भी इस 10 साला कारकर्दगी जो कि हमारे लिए काबिल तख्त है, उसकी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म की किताब अगर मुझे मिलती तो मैं उसकी कामयाबी और उसकी मुबारकबाद से बात करती। लेकिन ये कि इसके बावजूद कि हमने कौमी सतह के ऊपर काफ़ी काम किया है, मसलन बनी के इदारे ने किताबें छापना इन्होंने अपने लिए कोई काबिल इज़्ज़त और काबिल तफाकुर काम नहीं समझा था, लेकिन इनके इतना प्रेशर पड़ा और इतनी किताबों की डिमांड हुई कि किताबों को भी देना किया जिस संस्कृति से ये फिल्मों को और उन सेमिनार को जहाँ ये फिल्म जाती है। और इसी तरह मुल्क वालों ने किताबों के छोटी छोटी किताबों को अशात के बाद जब पब्लिशर्स ने और बुक सेलर्स ने इनसे किताबें मांगी थी, इसको उन्हें एहसास हुआ कि ये अहम काम करने होंगे भला हमारे यहाँ किताबें जितनी भी छपी हैं, चाहे उसमें हार्वर्ड की और अमेरिका की किताब हो, चाहे मेरी किताबें हों, चाहे बड़ी चाहे यहाँ पे डॉक्टर और ये नवाज की किताबें हों। इसके अलावा जो एक बड़ी बात वैक की वजह से, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को बहुत देख रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है वैक की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, थिंकिंग की वजह से, तस्वीर के हवाले से सारे लोगों की जहाँ जहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी के बड़े बड़े जब मौजूद थे वहाँ के उन ऑर्थोडॉक्स लोगों ने भी पाकिस्तानी लड़कियों की जरूरत के लिए इन किताबों को काफ़ी इन लोगों ने शामिल की, उसके शामिल किए गए और लड़कियों को पाकिस्तानी औरत का एक कामयाबी और उसकी भी प्रोसेस का सारा क्रेडिट है वो रैप और उसकी मदद को इसलिए जाता है कि लफ्ज़ जब निकलता है तो जहन से निकलता है और जब तक वो लफ्ज़ निगाहों में चला जाता है, क्योंकि इंसानी जहन सिर्फ वक्त की वो अहम लफ्ज़ को याद रखता है जो उस वक्त उसके इस्तेमाल जो उसके इस्तेमाल से निकल चुका हो, चाहे वो कितना ही दूर हो। अगर उसको आपने गोल्ड प्रिंट पे नहीं किया तो वो गाया चला जाएगा। इसीलिए आपको याद होगा वैक के पहले साल में हमने इन 8 सफ़े का किताबचा शाया किया था, जिसमें 2-3 नज़में, 1-2 मैगज़ीन और 1-2 कार्टून थे। और आप हमारी सारी हम थोड़ी सी हैं और थोड़ी सी सारी चीज़ें जानते हैं कि वो एक लिमिटेड हम कई साल तक हमसे लोग मांगते रहे और हम अपनी कामयाबी और हमेशा वो 4 सफ़े का पैम्फलेट वो भी निकाला करते थे और जितने पोस्टर्स हमने निकाले थे, जितने हमने छोटे से लिमिटेड निकाले थे और उसके बाद ये फिल्में बनी, ये सब डॉक्यूमेंटेशन के तसल्सल की चीज़ें हैं। लेकिन ये उस पूरे 10 साल के मुकाबले में 1/10 भी नहीं है जो हमें करना चाहिए था। और ये कोई वक्त जाएगा नहीं जाता, सिर्फ एक रियलाइजेशन की बात होती है। रियलाइजेशन हम लोग करते हैं और हमें ये एहसास हो कि जैसा कि एज़रा पाउंड ने कहा था कि जब नई शायरी पर तनकीद होती थी कि समझ में नहीं आती, तो एज़रा पाउंड ने कहा था कि ये इसलिए नहीं समझ में आती कि इसके लिखने वालों ने अपने नक़ाद पैदा नहीं, वो अपने नक़ाद खुद पैदा करें तो समझ में आएगा कि ये क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है नहीं, मैं नक़ाद की बात नहीं है। आप तो इतनी सी बात नहीं सुन सकती तो आप क्या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। बात ये है कि जब तक हम अपनी औरतें लिखने वालियाँ नहीं आएंगी
तो उस वक्त तक खुद लिखने वालियाँ हम अपने आप महसूस नहीं करेंगे कि ये सब हमें लिखना है और लिखना चाहिए था, तो उस वक्त तक ये किताबें जो हैं वजूद में नहीं आएंगी। अब तक जो है उसे साइकिया में माना जाता है और सारी दुनिया में उनके ट्रांसलेशन शुरू हुए हैं और लोग ये मानते हैं। लेकिन कि हम मजलिस शूरा को एक असल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं समझते थे, मगर बावजूद इसके कि हम गए मजलिस शूरा के पास इसलिए कि औरतों का मसला जो था वो हम समझते थे कि संगीन है और बाय डिफ़ॉल्ट नहीं जाना चाहिए। तो हमने लॉबी किया वहाँ मजलिस शूरा के साथ विद आवर पोजीशन पेपर जो काफ़ी वेल रिसर्च थे। उसके बाद दियत और कसास पे भी हमने किया, अभी शरीयत से भी हमने काफ़ी कुछ निकाला। और जब इस्लामाबाद वैफ और लाहौर वैफ खुसूसन लॉबिंग के लिए गए थे टू द पार्लियामेंट, तो हमारे कुछ जो पेपर्स थे उनमें से एक्सट्रैक्ट्स पढ़े भी गए, दे वर यूज्ड बाय द पार्लियामेंट। तो किश्वर ने जो कहा है कि जब तक मवाद नहीं निकलेगा जब तक हम शायद अपना मैसेज आगे नहीं बढ़ा सकते, और बल्कि हमें ये फीडबैक मिली कि आप हमें मज़ीद और लिख के भेजें, हमें लिख के भेजें, हमें ज़रूरत है इस किस्म की रिसर्च की। कोई और ख़वातीन के बारे में रिसर्च नहीं करेगा हमारे बगैर, और सही दौर से और सही पर्सपेक्टिव से। बहुत शुक्रिया जी, वैफ के हवाले से आप बात करें। मेरा ख्याल है इस वक्त ज़रा ये मुश्किल है क्योंकि हम जी एक मिनट है, ज़रा बेगम हिमायूं ने काफ़ी हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, इसमें मेरा ख्याल है कि ये हम जो हमारे ग्रुप्स होंगे उसमें डिस्कशन में आप इस चीज़ को भी वाकई सीरियसली देखें कि बाज़ दफ़ा कोई एक इशू ऐसा होता है जिस पर आपको बहुत से लोगों की मदद हासिल होती है और उसमें लेने में कोई हरज मैं समझती नहीं, लेकिन डिस्कशन में आप इस बात को कर लीजिएगा। मैं बेगम हुमायूं मिर्जा से कहूँगी कि वो चंद अल्फाज। मैं मेनाज साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऑर्गेनाइजेशन में आज दावत दी कि आगे आप मेरे साथ शरीक हो और सुने। इस चीज़ के लिए मैं पिछले 18 महीने से बहुत तड़प रही थी कि मुझे कोई ऐसी ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशन मिले जहाँ जाके मैं अपना ज़मीर को भी खुश करूँ और कुछ हासिल करूँ और कुछ सीखूँ भी और कुछ सिखाऊँ भी। तो आज मैं मेनाज साहिबा को और मेरी प्यारी बहनों को जो यहाँ मौजूद है मुबारकबाद पेश करती हूँ। उनके ख्यालात सुन के मुझे दोबारा ये महसूस हुआ कि वाकई हमारी कौम यानी कि जो हम लोग आधी फीसदी ख़वातीन जो है पाकिस्तान के अवाम का एक हिस्सा है, हमें जज्बा है और हम उसकी तरक्की के लिए काम करें। मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाउंडर मेंबर भी थी 68 से, और जब 77 के बाद मैंने जेल भी भुगता, हाउस अरेस्ट भी हुई, फिर हैरेसमेंट की वजह से मैंने एक अपने बेटे की शहादत भी मेरी हुई और तो मैं बाहर चली गई। और उसके बाद जब मैं 86 पे वापस आई मुझे इल्म नहीं था कि ये वुमेन एक्शन कमेटी बनी है, फोरम आपका बना है। और एक दिन मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी कि मैं मेनाज रफ़ी साहिबा को टेलीफोन करूँ और करके मैं कहूँ, इसलिए कि जब कभी हम उससे मिली बहुत अच्छी तरीके से मिली और बड़ी समझ की बातें की कि मैं उनसे कहूँ कि मैं अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहती हूँ, मुझे कुछ ऐसी एक अंजुमन बताइए, कमेटी बताइए जिसमें ख़वातीन हो और जहाँ हम ख़वातीन के मसले को हल कर सकें और खिदमत करें। उस दिन मैंने फ़ोन करना चाहा तो फ़ौरन इन्होंने मुझे दावत दी और कहा कि आप आइए, 6, 7, 8, 9 हमारे फंक्शंस हैं, आप सुने। और मुझे बेहद खुशी हुई है ये। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी रहकर मैंने जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ तकरीरें की, मैंने जहेज की लानत के ऊपर मैंने सेमिनार करवाए, और उसके बाद से मैंने हर वो काम किया जिसमें मैंने ये सोचा कि जिसमें हमारी ख़वातीन और उनके साथ उन बच्चों का भी मैंने हिस्सा रखा था, इसलिए कि माएँ वो होती हैं कि जो बच्चों की परवरिश करती हैं। अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को अच्छी तरबियत नहीं देंगे, पढ़ी लिखी माएँ नहीं देंगे तो जो है हम नुकसान करेंगे। और एक मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है कि हम कॉमन औरत को भी, जो औरतें
कोई सरकारी मुलाजमीन की बेगमें ना हो, जो मालदार ना हो, जो सरमाएदार ना हो, कॉमन औरत को भी हम ऐसी कमेटियों में लिया करें, ताकि वो तबका अगर तरक्की करेगा, एक्चुअली वो तबका है जो कि हमारी नुमाइंदगी करता है। तो ये है कि हम ये चाहते, मैंने पंजाब का दौरा भी किया है इस दौरान में जब मैं थी, और मैंने जाके देखा है मेरी प्यारी बहनों, मुझे एक चीज़ से बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैंने अपनी बहनों से मिली हूँ वहाँ पर, ये तो उनको हमारे हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी पूरी तरीके से मालूम नहीं था। वो कहते थे जेड़े मोहम्मद खां हैगे ना, आप देखिए कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो किस तरीके। तो आपकी इजाज़त से वो मैं अंग्रेजी में ही आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उसमें ज़रा रवानी रहेगी और मेरे ख्याल में वक्त भी कम ही होगा। Before outlining the points that we Shaka has put together, the major points, would just like to mention that we must look at the achievements and the shortcomings of WAF, keeping in mind what the organization is, or what its mandate is, or what its objectives are, so that keeping that in front of us, we can then measure up both its achievements and its shortcomings. And what WAF is basically a lobby, come pressure, come consciousness raising organization. So that is what we have been involved in basically in the last 3 years, either in lobbying with various sections of society, or in building up pressure on various issues, and also in consciousness raising. We'll be discussing this at length as to this particular shortcoming and the suggestions to create, I would say, new consciousness, reaching out to women who hitherto have not been reached before. Because one point that we brought up was that, yes, WAF provided a platform to women with some little consciousness, and it gave them the platform to develop on top of that already existing consciousness. But when, which discriminatory legislation was the major issue to which WAF was reacting throughout its 10-year history, or issues that were from time to time thrown up by the media, and notably crimes against women, especially sexual violence. So basically, that has been its major approach of reacting either to the state or to the issues thrown up by the media, by and large. However, most of you would agree that this was primarily due to the political environment in which WAF was forced to operate, especially during the martial law dictatorial regime, which obviously strategically and tactically necessitated this approach. However, since the end of that era, we've had a few years of democracy, carrying out active, but as well as other issues and concepts and theories that are necessary for an effective women's movement in our country. And this is Pakistan. So in Pakistan, what is it that we need to look at? I think one of the reasons mainly given for this shortcoming is that we were too busy reacting to afford the time and the thought for conceptual clarity and for developing a suitable theory in which to place our activism. Now, the question is, and this was debated in our chapter, to what extent is this so important now for WAF? Or is it still, as some people put it, still a luxury that we cannot afford? Right, do we need to debate within WAF now? I'm not talking about going to the grassroots women and trying to debate with her at a very intellectual level, but within our organization, within our membership, that we need to debate theoretical issues and
conceptual issues much more than before, like, for example, concepts like gender or power or sexuality, and theories and ideologies like feminism. I'm sure this will all come up in the debate, to arrive with the purpose of arriving at a better understanding and subsequent consensus among the working committees to be more efficient and professional in their working style, and therefore to be more effective, especially in the day-to-day running of the organization. Now, there will be different categories of problems facing different working committees, but this is a general problem that we do not approach the working of the organization in a professional way. I mean, this is a question we can debate whether a political organization like WAF needs to be professional also in order to be effective, in order to be efficient, so therefore be more effective. We felt that we lack in the structure and its implementation that lends itself to smooth and streamlined procedures and their implementation. We lack the structure, assigned responsibilities and duties to members. Now I'm talking within the working committee, and of course the general body and its membership is also part of that. But for example, there is a tendency within the organization and its working that everybody is responsible for everything, and therefore nobody is responsible for anything in the end type of syndrome. So this is our organizational structure in which we somehow fall. And maybe as a result of this, there are the related organizational problems of which we seem to be discuss every year at every convention, and which are the nature of the relationship of the working committees to its membership, in terms of its communication, its coordination, its cooperation, and secondly, again, chapter level coordination. Maybe these problems do arise out of our day-to-day workings and our inefficiency in our working. Now, a question that came up in this regard, and which could be a discussion point, was that now is this a problem? Is this problem a lack of commitment, or is it a problem of organization, of trying to be more professional in our work? Also, the question of to what extent is our inefficiency the direct result of being non-hierarchical, or is it due to being so non-structured? So this is a question that एक तरफ non-hierarchical structure है, or is it so non-structured that are causing the problems? Now, briefly, the framework to tackle this problem of trying to be more efficient within our working committees and reach out to the chief general body in Islamabad is that we have developed this structure which we can implement, and which, as you know, the city is divided. लेकिन उनको WAF के बारे में पता नहीं है, लेकिन आप कराची का हाल इस बात से अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं कि कुछ सहाफ़ी खड़े थे लीगल चौक पे, सहाफ़ी खड़े थे, और एक सहाफ़ी ने दूसरे सहाफ़ी से ये कहा कि मेरी WAF तो घर पे ये तो एक सिनोनिमस की बात है। लेकिन नॉलेज से मैं कहना चाहती हूँ कि पोलिटिकली कॉन्शियस होने का मतलब ये नहीं है कि वो फेमिनिस्ट पोलिटिकली कॉन्शियस है। कोशिश ये करें कि दार ना ले तो Ghazala, don't keep it in your lap, that's the thing. Just let it hang. हमने मुश्तरका तौर पर प्रिपेयर किया है वीकनेसेस पे, तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन हो आप WAF कमेटी कराची की वो आके इलैबोरेट कर सकते हैं। This is entitled Weaknesses. The transition from dictatorship to democracy. मैं ये अल्फाज शुक्र करो सिंधी में नहीं बोल रही। The transition from dictatorship to democracy affected existing mobilization and also marked a period when WAF began to lose the momentum it had created.
Perhaps there was a lowering of the guard, or perhaps with no adversary clearly in focus, there had been at least in part a spirited resistance, or as some may put it, reaction to oppression, lost its fine edge. Although the issues such as discriminatory legislation, which remains on the books, continue to be raised, the old fire and spirit sometimes seem to be missing, and the issues were not raised as consistently as they had been in the past. This period also witnessed in the case of the Karachi chapter a weakening of the links that had been formed with other groups in terms of organized action, even if shared objectives continued to obtain. A number of issues had been raised over the years, but not enough attention was given to the identification of priorities, with the result that energies were divided and there was a lack of follow-up on the issues identified. Within the Karachi chapter, the need has also been felt to focus on internal organization, an organized meeting place, more defined systems, a disciplined mode of working together, and the need to activate participation and involvement of WAF members outside the working committee, in the general body, subcommittees, etc. अब मेरे अपने 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि मैं एक्सप्रेस करूँगी, और उसके बाद कुलसुम का एक पॉइंट है। मेरे ख्याल से WAF वर्किंग कमेटी में जो भी इसमें ऐड करना चाहे तो वो मेरे अपने नुक्ते निगाह से कि हमने बहुत सारे काम कच्ची आबादियों में किया। कुछ लोग यहाँ नहीं हैं, मसलन कौसर और नसीना से जो हैं, लेकिन हम लोग में से जो यहाँ जाके हमने मेहनत की, वो मेरी नज़र में आज मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी वेस्टेड एनर्जी थी, क्योंकि इसको हम need to make a phone call, we pass messages on to each other. A growing organization cannot work like that. So I think I would agree with Nouri, we need to grow in both these ways. And those are the most important weaknesses WAF has today. जो हमने बात की है ना एक लॉस ऑफ डायरेक्शन की, वो ये था कि जब तक कि हमारा कॉन्फ्रंटेशन एक डिक्टेटरशिप के साथ था, हमारा दुश्मन बहुत वाज़ेह था। हमें पता था कि हमें डेमोक्रेसी के लिए लड़ना है, ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, हमें इस्लामाइजेशन के लॉस के ख़िलाफ़ बात करनी है, तो इट केम वेरी नेचुरली टू अस। हमें उसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारा एजेंडा हमारे सामने था। जो शायद शुरू में सेट करने की गलती तो स्टेट ने की होगी, लेकिन वहाँ से एक रास्ता हमें मिल गया था। लेकिन जब उसके बाद सियासी एक्टिविटीज़ बहाल हुई मुल्क में, वहीं से हमारा डायलेमा शुरू हुआ कि हम कितना आगे जाएं, कितना नहीं, ये बहुत पॉलिटिसाइज एक्शन हो जाएगा, ये WAF के एजेंडा में है या नहीं। तो हमारी 86 से ये कन्फ्यूजन शुरू होने लगी। और जब पहले इंतखाबात हुए और एक जमहूरी हुकूमत आई, तो चूँकि हमने खुद अपने बारे में फैसले नहीं किए थे, इसलिए कभी हमने कहा इनको वक्त देना चाहिए, कभी हमने कहा कि नहीं हमें इस इशू को उठाना चाहिए, कभी हमने कहा कि शायद हम इस तरह से एनिमी कैंप में उनके हाथों में ना इस्तेमाल हो जाए। तो वहाँ पे हमने ये फैसला नहीं किया कि हमारा कुछ क्या एजेंडा है, हम किस हद तक अपनी मूवमेंट को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, माशरे में कौन से वो तबके हैं जिनसे हम अपना रास्ता जो है जोड़ना चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल है एक लॉस ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शन जो था WAF का, वो बहुत एक मिसिंग एलिमेंट है, जिस पे हमने बात तो की लेकिन हमने उसको तय नहीं किया, और उसी वजह से हम ये सारे कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और ये तय करना बहुत ज़रूरी। 1 मिनट में हम ग्रास रूट लेवल में कच्ची आबादी की बात करते हैं, दूसरे लम्हे हम कुछ और बात करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो हमारी खामी का बहुत बड़ी हमारी खामी रही है। इसके अलावा कराची चैप्टर से अगर कोई बात करना चाहते हैं आपको लग सकते जस्ट वांटेड टू ऐड अ लिटिल, आई थिंक करीब 86 से ही इन्हीं वजूहात की वजह से ये कुछ हो गया कि जहाँ हम लोग पहले प्रोएक्टिव होते थे कि हमें ये करना है और फोकस डायरेक्शन आती थी, तो उसके बाद हम कुछ हद तक रिएक्टिव बन गए कि पहले कुछ होता था और उतने मसाइल होते कि एक पीछे एक रिएक्टिव ही होते रहे, और उसमें मुझे लगता है हमारा ग्रेजुअली प्रेशर कम होता गया। दूसरी चीज़ ये कि शुरू में हम लोगों में से काफ़ी सहाफ़ी हैं जिन्होंने आर्टिकल्स लिखने पर बहुत ज़ोर दिया था, और मैं सोचती हूँ कि कॉन्शियसनेस रेजिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ था।
और अब जितने लिखने चाहिए इतने नहीं लिख रहे हैं। विजुअल ने उसकी तरफ ध्यान नहीं करना। जी मैंने देखिए एक और पॉइंट मुझे महसूस होता है वो ये कि शुरू ये में अगर आप इधर आ जाते हैं आवाज शुरू में जितने रैप के मेंबर्स थे वो सब लोग मिल करके इकट्ठा काम कर रहे थे। एक तो ये सक्सेस स्टोरी भी है कि वो लोग और तंजीमें निकली उससे, मगर उससे एक असर रैप के ऊपर, वर्किंग कमेटी के ऊपर और उनके अपने मेंबर्स पे ये पड़ा that they became weaker in a way and there were fewer people to work, so we had less woman power then within the organization itself। तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हो पाया और काम भी इतना आगे नहीं बढ़ पाया। एक तरह से आप समझ सकती बात सही है कि आप एक औरत से क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो दोनों मुहाजों के ऊपर जरा मुश्किलात जी, it's the other side of the coin, that's all, it's looking at it from the other point of view। और कोई कराची चैप्टर से बात करना चाहेगा? नहीं, मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि बोलो मेरा ख्याल है बात ही कर दो। वहाँ से बंद करते हैं आप बंद कर दीजिए। हम आपको रोटी अच्छी खिलाएंगे फिर ऊंचा बोलेंगे बाद में। मैं ये कहना चाह रही थी कि लोग ये नहीं समझे कच्ची आबादियों में जो हमारे बहुत सारे साथियों ने काम किया वो बिल्कुल इस तरह से वेस्ट हुआ कि कुछ औरतों पे असर नहीं पड़ा। मैं ज़ाती तौर से बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जिनकी मेरे ख्याल से उनकी ज़िंदगी बदल गई सिर्फ इस वजह से कि हमारी एक बहन कौसर SK जाके उनके साथ हर हफ्ते या हफ्ते में 10 बार जाके वो अपने काम के सिलसिले में जाती थी, लेकिन वो कॉन्शियसनेस रेजिंग जो हो। आखिर में बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस्लामाबाद और कराची में तकरीबन हमारी 8 पॉइंट्स कवर कर ली हैं। तो मैं ब्रीफ रहूँगी और मेरी उर्दू कमज़ोर है तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगी कि उर्दू में बात करूँ। पहली बात जो लाहौर की है वो ये है कि जो हमारा तंजीमी अमूर है उसके बारे में हम समझते हैं कि दैट इज़ वन रीज़न ऑफ और नॉट फेलियर बट मे बी नॉट बीइंग एज एक्टिव और एज एफिशिएंट एज वी कुड हैव बीन। लाहौर में बहुत एक्टिव जनरल बॉडी है, वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत से जनरल बॉडी के मेंबर बैठे हैं और उनमें से बहुत से लोग वर्किंग कमेटी पर भी रहे हैं। हमारी जनरल बॉडी की जो अटेंडेंस है वो बहुत इरेगुलर है और लोग आते हैं जाते हैं, कभी कभी साल में शायद सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करें, मगर हमारी जनरल बॉडी हमें लाहौर में पॉलिसी देती है। तो इसकी वजह से अक्सर ये हुआ है कि चीज़ें अनक्लियर और एम्बिग्यूअस हो जाती हैं। तो ये हमारे स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम है कि हम अपनी जनरल बॉडी को एक प्रोसीजर या सिस्टमेटिक तरीके से उसको हम चैनल नहीं कर सकते। इसमें फ़ायदे भी हैं और कमज़ोरियाँ भी हैं। इसमें कम्युनिकेशन भी आता है जो हमारी एक फेलियर है, और इस पर मैं मिसेस हुमायूं मिर्ज़ा की ही पॉइंट लूँगी कि वो 1986 से लाहौर में है और मैं समझती हूँ कि ये हमारी कमज़ोरी है कि हम उन तक नहीं पहुँच सकते। 5 साल उनको यहाँ हो गए हैं, आज वो यहाँ आए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल वेयर वी आर नॉट एबल टू रीच women इसीलिए मैं कह रही हूँ कम्युनिकेशन और हमारी आउटरीच विद इन द सिटी इज़ पुअर। हमारे न्यूज़ लेटर्स रुक गए हैं, पूरे वैब के भी रुक गए हैं, लाहौर चैप्टर की भी रुक गए हैं। हमारे रिकॉर्ड्स, हमारे ऑफिस मैनेजमेंट ये सब कमज़ोर है। हमारे पास ऑफिस नहीं है, हमारे पास प्रोफेशनल वर्कर्स नहीं है, हम लोग खुद ही करते हैं। इस वक्त लाहौर में 24 लोग हैं वर्किंग कमेटी में, जो इस वक्त यहाँ तकरीबन 20 लोग मौजूद हैं और अभी भी आप यकीन करिए कि सब पे बहुत प्रेशर है। ये एक बड़ी वर्किंग कमेटी के बावजूद हम पे इतने प्रॉब्लम्स हैं। ऑफिस का भी हमारा बहुत प्रॉब्लम रहा है और इस वक्त मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि बहुत से कागज़ों पे आपको यहाँ एक एड्रेस नज़र आएगा 103 राजा सेंटर। वो एड्रेस प्लीज़ आप काट दें, इससे वो दफ्तर बहुत छोटा है और उसको हम बेच रहे हैं। तो प्लीज़ nobody should use that address। that जो आपके फोल्डर में दिया गया।
इस वक्त हमारा ऑफिस लाहौर ग्रामर स्कूल कॉलेज में है, 31 FCC एड्रेस। हाँ, दफ्तर खरीदा बहुत छोटा है, अपने आप दिख रहा है। केयर ऑफ 31 FCC गुलबर्ग लाहौर। तो ये तंजीमी अमूर पे ज़ाहिर हम आगे बात करेंगे, तो मैं आगे चलती हूँ। दूसरा मोबिलाइजेशन, ताहिरा अब्दुल्ला ने सही कहा कि इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ नहीं है। जैसे जवेरिया ने मुझे कुछ इसमें मदद की है और उसका उर्दू में मैं ये कहूँगी कि लोगों को इकट्ठा करना या मोहरिक We have not succeeded in mobilizing women across the board. We have tended to attract women of a certain age, late 20s and women in their 30s and over, and mostly professional women. And therefore, WAF Lahore and WAF generally has been criticized for not going out to the grassroots and to जो देहाती औरत है पंजाब में, मैं पंजाब की बात करूँगी इस वक्त कि लाहौर का जो चैप्टर है हम पंजाब के देहात में नहीं पहुँच सकते हैं अब तक। और इसका रीज़न ये है कि हम लोग बहुत अभी तक छोटे हैं, हमारे पास लोगों की तादाद कम है और हमने नेशनल लेवल पे इश्यूज़ लिए हैं। तो इस पर अभी कराची में भी बात की है कि वी हैव टेकन इम्पर्सनल एंड इश्यूज़ ऑन द नेशनल लेवल। और हमारी प्रेशर ग्रुप और लॉबिंग टैक्टिक्स लाहौर के शहर के बाहर नहीं जा सके। मुल्तान में चैप्टर बना, वो बना और ना बना बराबर की बात है। और हमने किसी शहर में अभी तक हम नहीं पहुँच सकते। हम लोगों ने लाहौर में, ये हर शहर के लिए सही है, मगर लाहौर में बहुत स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँच सके। हम कुछ हमने थोड़ा सा काम फीमेल मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ किया है, मगर जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं लाहौर शहर में हम उन तक नहीं पहुंच सके हैं। अगेन हमारा ये इसकी वजह ये है कि मोबिलिटी, लैक ऑफ नंबर्स एक्सेट्रा। और हम लाहौर में ये समझते हैं कि जो हमारी मोबिलाइजेशन के मसले हैं वो इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो जो हमारी इमेज है, WAF की बहुत नेगेटिव इमेज है। मैं इंग्लिश के 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, स्ट्राइडेंट, अग्रेसिव और वेस्टर्नाइज। ये एक इमेज है हमारे बारे में। और जब WAF के बारे में कोई ख्याल करता है तो वेस्टर्नाइज और एलीट लफ्ज़ें आती हैं। और इसी के बारे में, मोबिलाइजेशन के बारे में एक और लाहौर की पॉइंट है कि जो हमारा क्लास कॉम्पोजिशन है, यानी कि WAF is confined to a certain class, middle upper class, privileged English speaking। वो हमारी कमजोरी है कि हम इस बहुत से हमने शामिल हैं। मैं अपने 2 लड़के, ढाई बच्चे, तो उसको बहुत मार पड़ती थी मास्टर से, लेकिन बहरहाल घिसट घिसटा के वो पास हो गया, फिर कॉलेज चला गया, या पता नहीं गया कि नहीं गया। बढ़ते बढ़ते बहुत तरक्की की, बादशाह भी बन गया। लेकिन ये सवाल क्या ये नाफिज हो भी गया? आप इधर आ जाइए। अच्छा, तो ये जो हो गया बीबी, इसके नाफिज होने के बारे में आप इसके बारे में कुछ मुझे बताएंगी? आप नहीं बताएंगी? वो बताएगी। ये नहीं कह सकती कुछ। क्यों? नहीं, देखो ना जी, इनका अपना कोई रैंक नहीं जी। ये और मैं मिल के तो एक पुलिस बनती। एक पुलिसमैन के एक के ओहदे के ऊपर आप दोनों भैया खुद फायज हैं, तो हम 2 मिल के तो एक बनते। ओह, अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, नहीं बीबी, वो ये बैकमाना बात नहीं, ये तो ऐसी आपस की बात थी। आप इधर आ जाए तो फिलहाल आप बोल सकती हैं। तो ये जो हो गया कि आप दोनों मिलके तो एक पुलिस की जगह पे, तो इससे आपके काम पे कोई असर पड़ता है? हाँ जी, हाँ, बड़ा असर पड़ता है। देखिए ना जी, जब हम कोई मुजरिम पकड़ते हैं तो वो तो आमतौर पर मर्द होता है, तो फिर हम उसको अदालत में लेकर जाते हैं जज के सामने, तो वो भी मर्द होता है। तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती कि वो उस मर्द मुजरिम की बात माने या फिर हम 2 औरतों की बात माने। अदालतों को जी वैसे आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी गवाही और आप दोनों की गवाही बराबर है ना? है, तो आप दोनों तो नहीं जा सकती अदालत। अच्छा, तो फिर अदालतें क्या क्या करती हैं ऐसे सिलसिले में? वो जी फिर वो ये करते हैं कि वो हमारी आधी बात मान लेते हैं।
आधी बात मान, हाँ जी आधी बात मान लेते। वो लेकिन जी अगर दफा 400 लगानी हो तो 200 लगा देते। अगर कत्ल का मुजरिम हो तो उसको चोरी की सजा दे देते, और अगर उसने कोई चोरी की सजा देनी हो तो बस ऐसी झिड़कियां देकर मना कर देते हैं कि भाई आइंदा ना करना इस तरह। तभी तो जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, झिड़कियां दे दे के गुजारा कर रहे हैं। बंदे को सुन देने कहते झिड़कियां देके कहते हैं क्या चले। अच्छा नहीं देखिए ये तो वो और बात अदालत की बात है ना, मगर आपके यहाँ हाँ जो महकमा है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हो गया कि 2 औरतें एक मर्द के बराबर। अच्छा तो इससे आप उस पे कार्रवाई पे क्या फर्क पड़ता है, मसलन इसके इतलाक कैसे होते हैं? देखिए जी हमारी जो महकमा है ना इसमें हर चीज बाअसूल है। असूल ये कि 2 औरतें एक मर्द के बराबर। बिल्कुल जी, और पुलिस में तो ऐसा असूल चलता है ना जी, मसलन जी सब कुछ असूल के मुताबिक होता है, हमें चीजें इशू होती है जी। मसलन जी इसको कमीज इशू होती है, मुझको शलवार इशू इसको टोपी इशू होती है, मुझको पेटी इशू होती है, इसको पिस्तौल इशू होती है, मुझको गोली इशू होती है। पिस्तौल और गोली? हाँ जी। नहीं पिस्तौल और गोली आपको काहे के लिए इशू होती है? वो जी डाकुओं से मुकाबला करने के लिए। ये जो पुलिस मुकाबला जो होता है? हाँ जी तो हाँ। ये तो डाकुओं के लिए तो बड़ी खतरनाक चीज होती है। बहुत खतरनाक। औरतों के लिए भी खतरनाक होती है? बहुत क्यों खतरनाक क्यों होती है? जी इसकी पिस्तौल में गोली कोई नहीं जी, मेरी गोली में पिस्तौल कोई नहीं, तो खतरनाक तो हुआ ना जी। नहीं देखिए ये ऐसे पुलिस मुकाबलों में तो मारे मारे जाते हैं। हाँ जी हाँ, इसी तरह से तो बहुत सारी औरतें खर्च हो जाती हैं। पुलिस में? हाँ जी पुलिस मुकाबले में मारी जाती हैं बहुत ज्यादा। अखबार में तो कभी खबर नहीं छपी जी? नहीं अखबार में बिल्कुल आता है, बस जरा गोलमोल करके लिख देते हैं वो। क्या लिख देते हैं? बस ये आपने कई दफा पढ़ा होगा कि 2 औरतों ने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। वो मारी गई होती है पुलिस मुकाबले में? हाँ जी। वहाँ लिख देते हैं खुदकुशी कर ली। कभी लिख देते हैं कि वो स्टोव फट गया, चूल्हा फट गया, 2 औरतें मर गईं। मरती हैं वो पुलिस मुकाबले में? लिख देते हैं खुदकुशी कर ली। लिख देते हैं खुदकुशी कर ली। हाँ जी अब देखिए ना खुदकुशी ही है ना कि अगले की पास पिस्तौल है, उसके अंदर गोली भी है, हमारे पास या पिस्तौल है या गोली, खुदकुशी नहीं तो और क्या है। अच्छा ये सारा कुछ यूनिफॉर्म आपको आती है, सप्लाई होती है, ये वो प्लान। देखिए और बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें नौकरी में, तो खासतौर पे औरतें जब काम करती हैं तो उसमें तो बहुत सारी... देखिए आप कह रहे हैं कि जी हर चीज बाअसूल होता है, हमारा महकमा इतना बाअसूली है कि जो ये औरतें जब खर्च हो जाती हैं। अच्छा तो हाँ मैं वही पूछ लेता हूँ, वो तो उसके बाद फिर क्या करती है जी असूल? अच्छा क्या सुप्रीम चीज असूल है जी। 40 दिन के बाद होता है ना चेल, हमारा 20 दिन के बाद मिला, और जी जो कुल होता है वो 1.5 दिन के बाद। नहीं देखिए इसका ताल्लुक तो उसूल से नहीं है, मैं तो अब रूल्स की बात पूछ रहा हूँ ना। मसलन औरतों के काम करने के रूल्स और होते हैं, मसलन औरतों के लिए खास रूल होता है कि उनको मैटरनिटी लीव भी मिलती है, तो उसका क्या करती है? देखिए ना जी मैटरनिटी का पीरियड होता है 9 महीने जी, उसका 1/3 यानी 1/3 जो है वो होते हैं मैटरनिटी लीव। ठीक है, बड़ा पुराना उसूल है कि 3 महीने मैटरनिटी लीव मिलती है। तो अब क्योंकि हम 2 औरतें एक ही जॉब पर मुतय्यन हैं, एक ही काम कर रहे हैं, एक ही पोस्ट है, इसलिए मैटरनिटी लीव हाफ एंड हाफ। 1.5 महीना उसका, 1.5 महीना मेरा। मैटरनिटी लीव आपको आती है? देखिए बीबी ये जो अंग्रेज ने उसूल बनाया था इसका ताल्लुक कुदरत के निजाम से है। मैटरनिटी का पीरियड तो 9 महीने होते हैं ना, तो ये तो नहीं कि 2 बंदों को उस पर लगा दे तो 4.5 महीने में हो जाएगा। ये तो आप कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम 9 औरतों को लगाकर 1 ही महीने में भड़का दें। क्या बात है, इतनी जल्दी क्या? वो कहते हैं मैटरनिटी लीव का झगड़ा खत्म हो जाएगा, 10 दिन की कैजुअल लीव में काम बन जाएगा। ऐसे नहीं देने पड़ेंगे। वो 200 रुपए पे वहाँ पे बड़ी देर झगड़ा पड़ा रहा था। इसको छोड़े, वो नीलम भी बहुत सख्त है, उन्होंने कहा था कि वो बिल जो आ गया उसके बारे में भी बात करनी है आपसे। हाय हाय, बिल तो सारे इस महीने टेलीफोन का ज्यादा आया था, वो भी दे दिया, गैस का भी दे दिया, बिजली का भी दे दिया, अब कौन सा बिल है? नहीं, वो उन्होंने कहा था कि वो जो शरीयत बिल आया उसकी बात करनी है। नहीं तो ये तो ना इसका हमने कनेक्शन लगवाया है, ना इसको इस्तेमाल किया, ना मीटर लगाया, ये कौन सा? बीबी आप बात नहीं समझी। नहीं ये छोड़ें जी, मुझे ये बताएं कि उसकी आखिरी तारीख कौन सी है? नहीं आप लोगों को थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। कनेक्शन भी मिला है, मीटर भी लगा है, मगर थोड़ी सी गलत फहमी हो गई है। वो क्या? उर्दू में बताऊं कि पंजाबी में बताऊं?
वो कहते जी कनेक्शन लेता मौलवी समीउल हक ने मीटरों चलांदा रहा बिल सानू सारियां नू काफी बात औरतों की हो रही थी जी। देखिए औरतों ने तो बड़ी कंट्रीब्यूशन की है ना। अब मसलन मैडम नूर जहां जो है उनको हर कोई मलिका तरन्नुम कहता है, क्योंकि मलिका बहुत बड़ी होती है ना। अब आ गया है ना जी ये शरीयत बिल जी, तो मलिका सबसे बड़ी होती है, तो नूरजहां मैडम जो है ना अब वो मलिका तरन्नुम नहीं हो सकती। ये बन गया कि औरत जो है सबसे बड़ी नहीं हो सकती, इस बिल के मुताबिक नहीं हो सकती। तो मैडम नूरजहां जो मलिका तरन्नुम थी वो अब क्या होंगी? वो वजीर तरन्नुम, जो कि वजीर मलिका से छोटा होता है। मलिका मतलब और वजीर और तीसरा चूड़ियों की पीर। मगर अगर मैडम नूरजहां तो वजीर तरन्नुम हो गई तो मलिका तरन्नुम कौन होगा? फैसला ये करने को कि मलके तरन्नुम कौन होगा, मेरे ख्याल झूमर के जरिए फैसला करते हैं कि कौन मलके तरन्नुम होगा। अच्छा इधर नहीं फोटो और लाहौर चैप्टर झूमर डालेगा और कराची और इस्लामाबाद चैप्टर भी शामिल होगा और फिर उसके साथ साथ हमारा पेशावर चैप्टर शामिल होगा हमारे साथ कि हम लुड्डी के साथ साथ कटक डांस भी करेंगे।
हमारे पेशावर की दोस्तें आए, हमें वो रंग भी तो दिखाए पेशावर। अच्छा तो आज की शाम के लिए पैगाम तो दे मुसरत आकर। बहुत खुशी हुई, अल्लाह करे आप सब लोग इसी तरह हंसते खेलते रहे, क्योंकि हम तो बहुत अजीब से माहौल से निकल के आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी तो दुआ है कि इसी तरह आप जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करें, और बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। तो यही कहना चाहती है कि जो नजमा हुसैन सैयद ने कहा कि असा कीता नामंजूर और इरम से दरखास्तें आए, ये गीत पेश करें। कि आज हम उस मोड़ पर हैं जहां से आगे की मंजिल की निशानदेही कर सकते हैं। ये वो मोड़ है जहां पे खड़े होकर हम बबांगे दुहल ये कह सकते हैं कि जिन औरतों ने अपने सामने आमिरों का मुकाबला किया, जेल की सलाखें देखी, सड़कों पे खड़े हुए लाठियां खाईं, वो औरतें जो जमहूरियत के लाने में की नकीब रही हैं, वो औरतें हर उस सऊबत को इस मुल्क से ख़त्म कर सकती हैं जिसका अहद आज के चार्टर में, आज के अहदनामे में किया, और जिस करारदादों को पेश करने के लिए मैं इस वक्त नसरीन अजहर से दरख्वास्त करती हूँ कि जो आज हमने करारदादें पेश की हैं, तैयार की हैं, वो आज के इसमें पेश कर दी जाए। नसरीन कहाँ है? इसके पास है करारदादें पेश करने के लिए। चले इस अरसे में तय कर लें और हम अपना फिर दोबारा ऐलाननामा देते हैं कि असा कीता नामंजूर।
दूसरा फोटो सिखा की कसम मौजों की कसम ये खाना खाना बदले उसको बदल गई तो जमाना बदलेगा की कसम मौजों की कसम ये खाना खाना बदलेगा तू जो सहती रही तो क्या ये जमाना बदलेगा बदलेगा तू बोलेगी
तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है, ओ देखो लोगो देखो बहने आती है, ओ देखो लोगो देखो बहने आती है, आएगी जुल्म मिटाएगी वो तो नया ज़माना लाएगी, वो तो नया ज़माना लाएगी।
What is your spectacular गडोली है जी, पेश करने लगी हूँ। एक बार घड़ेदा दूजा बार पानी दा तीजा बेंदे जान दे नाल लगाई बावरोड़ी चूड़े वाली ओ बावरोड़ी चूड़े वाली दूजी गल की राटी पाई वो सुन मियां साहब दिना सुन मियां साहब दिना वक्त घड़े दा साडी उम्र गई है जा दोस्तों साथियों, जब हमने ऐसे मेलों का आगाज किया था तो आपको याद होगा हमारे हर तकरीब में एक शख्स शरीक होता था जो आज हमारे दरमियान नहीं है और अस्पताल में है। हम सब उनको याद करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह उनको सेहत दे। उनका नाम है हमारे सब के लिए बहुत प्यारा और बहुत अजीज हबीब जालिब। आमीन। हबीब जालिब ने पहली नज्म हमारे लिए कही और उसके बाद औरतों पे बहुत नज़में कही और आखिर निहत्ती लड़की तक वो पहुंचे। लेकिन वही निहत्ती लड़की जिसको वो याद करते हैं वो कितनी जोरावर है और पहली नज्म में उन्हें किस तरह याद किया था। सारा दमा को कहती हूँ तशरीफ लाइए और हबीब जालिब की नज्म पेश करके उन्हें याद भी करें और उनके लिए दुआ भी करें।
मददगार नहीं हम, अब दहर में बेयारो मददगार नहीं हम, पहले की तरह बेकसो लाचार नहीं हम, अब दहर में बेयारो मददगार नहीं हम, सब जुल्म करम जोरो सितम पेश नजर है, सब जुल्म करम जोरो सितम पेश नजर है, ये वहम तुम्हारा है कि दीदार नहीं हम, ये वहम तुम्हारा है कि दीदार नहीं हम, अब दहर में बेयारो मददगार नहीं हम, आता है हमें अपने मुक़द्दर को बनाना, आता है हमें अपने मुक़द्दर को बनाना, तकदीर पे शाकिर पसे दीवार नहीं हम, तकदीर पे शाकिर पसे दीवार नहीं हम, तुम जुल्म करो और खुदा भी रहो अपने, तुम जुल्म करो और खुदा भी रहो अपने, साथी है बराबर के परिस्ता नहीं हम, साथी है बराबर के परिस्ता नहीं हम, तुम जुल्म करो और खुदा भी रहो अपने, तुम जुल्म करो और खुदा भी रहो अपने, साथी है बराबर के परिस्ता नहीं हम, अब दहर में बेयारो मददगार नहीं हम, क्यों दस्तनगर हो के जिए बसरे आलम, क्यों बदस्ते नगर हो के जिए बसरे आलम, जी आक़ल
अब दहर में बेयारो मददगार नहीं हम, पहले की तरह बेकसो लाचार नहीं हम, अब दहर में बेयारो मददगार नहीं हम। के मिसले सबा बेखौफ हुए, ये नहीं जाना पत्थर से आवाज कभी भी दब नहीं सकती। मैं तो वही हूँ रस्मो रिवाज के बोझ तले जिसे तुमने, मैं तो वही हूँ रस्मो रिवाज के बोझ तले जिसे तुमने छुपाया। ये नहीं जाना रोशनी घोर अंधेरों से कभी छुप नहीं सकती। मैं तो वही हूँ गोद से जिसकी फूल चुने अंगारे और कांटे डाले। ये नहीं जाना जंजीरों से फूल की खुशबू छुप नहीं सकती। मैं तो वही हूँ मेरी हया के नाम पे तुमने मुझको खरीदा मुझको बेचा। मैं तो वही हूँ मेरी हया के नाम पे तुमने मुझको खरीदा मुझको बेचा। ये नहीं जाना कच्चे घड़े पे तैर के सोनी मर नहीं सकती। मैं तो वही हूँ जिसको तुमने डोली बिठा के अपने सर से बोझ उतारा। मैं तो वही हूँ जिसको तुमने डोली बिठा के अपने सर से बोझ उतारा। ये नहीं जाना ज़ेन गुलाम अगर है कौम उभर नहीं सकती।